नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 3 पूर्ण रूप से पढ़ लिया। अध्याय 3 में आपने टेस्ट भी दे दिया। टेस्ट में आप सभी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आप कंफ्यूज थे, तो उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे, उनके आंसर्स याद करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टॉपिक में से बाहर थे, और चूँकि वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने क्वेश्चन में उसको इंक्लूड कर दिया। पूछे गए थे और वो फिर पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा था। तो उन क्वेश्चंस को भी आप नोट करेंगे और उनके आंसर्स को याद करेंगे। अब आते हैं अध्याय 3 के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में चैप्टर 3 का वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कई सारे कॉलम्स दिए गए हैं, उनके सामने ऑप्शंस हैं, आपको उसमें सेलेक्ट करना है कि इस लाइन में कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। तो पहला जो लाइन पूछा गया है वह है मानव डैश 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 उत्पत्ति वाला है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, अलैंगिक या लैंगिक। तो आपको पता है कि मानव कौन से जनन के द्वारा पैदा होते हैं, लैंगिक जनन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन लैंगिक। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे कि मानव लैंगिक जनन वाला प्राणी है। दूसरा मानव डैश डैश है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, अंडप्रजक, सजीव प्रजक और अंडजरायुज। देखिए इन सभी का मतलब मैंने बताया है। अंडप्रजक का मतलब क्या होता है, अंडप्रजक को इंग्लिश में कहते हैं ओविपैरस, यानी अंडे देने वाले जीव, अंडे देने वाले जीव जैसे पक्षी। ठीक है। सजीव प्रजक, देखिए सजीव प्रजक को हिंदी में एक और टर्म जरायुज भी कहते हैं, जरायुज भी कहते हैं, याद रखेंगे। सजीव प्रजक को जरायुज भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं विविपैरस। सब बताए हैं। सजीव प्रजक मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे मनुष्य बच्चे पैदा करने वाले। मनुष्य अंडे तो नहीं देता ना, मनुष्य अंडे नहीं देता, क्या देता है, बच्चे पैदा करता है। तो ऐसे जीवों को हम सजीव प्रजक कहते हैं, यानी जिनके गर्भाशय से सीधे बच्चे का रूप निकलता है उन्हें सजीव प्रजक। जिनके गर्भाशय से अंड यानी एग निकलता है उन्हें हम अंडप्रजक कहते हैं। यहाँ पर तीसरा जो टर्म है अंडजरायुज, इसका मतलब क्या है तो ये बताया नहीं गया है, तो इसको भी समझ लेंगे। अंडजरायुज का मतलब वो इंग्लिश में होता है ओविविविपैरस, यानी ऐसे जंतु जिनके शरीर में अंडे बनते हैं, जिनके शरीर में अंडे बनते हैं और शरीर के अंदर ही वो अंडे डेवलप होते हैं और शरीर के अंदर ही वे अंडे फूटते हैं, लेकिन पैदा क्या होते हैं, बच्चे। जैसे कुछ सांपों में ऐसा देखा जा सकता है। कुछ सांप ऐसे भी हैं, स्नेक्स, जिनमें शरीर के अंदर अंडे बनते हैं ढेर सारे। वे अंडे शरीर के अंदर ही फूटते हैं और उनसे फिर शिशु का जन्म होता है। यानी जो मादा सांप के शरीर से बाहर निकलता है वो अंडे नहीं निकलता, शिशु निकलता है। ठीक है, छोटे छोटे सांप। तो ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं, अंडजरायुज, जिसके अंदर अंडा बनता है और उसी के शरीर के अंदर ही फूटता भी है और बच्चे बाहर आते हैं। ऐसे जीवों को हम अंडजरायुज यानी ओविपैरस कहते हैं। इन दोनों का मिक्स है, यानी अंडा तो बना लेकिन शरीर के अंदर पैदा क्या हुआ, बच्चे, तो क्या कहेंगे, अंडजरायुज। ठीक। तो यहाँ पर मानव क्या है, तो मानव क्या है, सजीव प्रजक, क्योंकि संतान उत्पन्न करता है, बच्चे पैदा करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सजीव प्रजक। ये ऑप्शन सही है। तीसरा लाइन देखिए कि मानव में डैश 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 निषेचन होता है। आपको बताना है कि मानव में बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक। तो चूंकि निषेचन कहाँ होता है, मादा के फैलोपियन नलिका में, यानी निषेचन कहाँ हुआ, शरीर के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, आंतरिक। नेक्स्ट देखिए, नर एवं मादा युग्मक डैश 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 होते हैं, आगुणित या द्विगुणित। तो मैंने शुरू से रटवाया है कि युग्मक हमेशा क्या होते हैं, आगुणित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, आगुणित। नेक्स्ट, युग्मनज होता है। यहाँ पर ऑप्शन है आगुणित द्विगुणित। तो युग्मनज का निर्माण किससे होता है, युग्मनज का निर्माण होता है नर युग्मक व मादा युग्मक से। और आपको पता है कि युग्मक क्या होते हैं, आगुणित होते हैं, यानी n और ये भी n। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होगा, n + n बराबर 2n। ये हैं आगुणित, ये भी हैं आगुणित, और जब दो आगुणित संख्या मिलेंगी तो क्या बनेगा, द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित। यानी युग्मनज
नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। इसमें 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन कैसे होगा, द्विगुणित। ठीक है, तो यहाँ पर युग्मनज क्या लिखेंगे, युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित। नेक्स्ट आती है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताइए, परिपक्व पुटक से यानी मैच्योर फॉलिकल से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्या है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओवुलेशन। ठीक है, अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग। फिर कह रहे हैं कि अंडोत्सर्ग डैश 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 नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो बताइए, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। जब LH सर्ज होता है, यानी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने उच्चतर स्तर पर पहुंचता है, तब वहां पर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, यानी अंडोत्सर्ग LH नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। अभी बताएं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, निषेचन। नेक्स्ट, निषेचन संपन्न होता है, तो मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। चाहे तो आप यहाँ पर ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, फैलोपियन नलिका भी लिख सकते हैं। बहुत जगह पर फैलोपियन नलिका लिखा होता है, ये भी सही है, फैलोपियन नलिका। और आप फैलोपियन नलिका के अलावा ये भी लिख सकते हैं, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, क्योंकि फैलोपियन नलिका के एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर ही होता है। तो हम यहाँ पर या तो फैलोपियन नलिका लिखिए या तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिखिए, दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज विभक्त होकर डैश 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 की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतर्रोपित होता है। तो गर्भाशय में अंतर्रोपित कौन होता है, युग्मनज तो होता नहीं है, मारुला होता नहीं है, क्या होता है, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। युग्मनज विभक्त होकर पहले क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट का ही गर्भाशय में अंतर्रोपण होता है। ब्लास्टोसिस्ट को और किस नाम से जानते हैं, ब्लास्टुला। तो चाहे ब्लास्टोसिस्ट लिखिए चाहे ब्लास्टुला, यानी युग्मनज विभक्त होकर ब्लास्टोसिस्ट की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतर्रोपित होता है। ब्लास्टोसिस्ट में कितनी कोशिकीय संरचना होती है, आप कमेंट में लिख के आंसर बताइए। नेक्स्ट लास्ट आता है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना है उसे क्या कहते हैं, अपरा यानी प्लासेंटा। उसी के माध्यम से गर्भाशय से भ्रूण को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। बस ये था पहला क्वेश्चन, जिनके आंसर बहुत ईजी थे। अगर नहीं आता है तो नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाएं। तो पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख आपके एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट है, आप वहां से उसे बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया, आप वहां से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। जब आपके पास एनसीईआरटी में उपलब्ध है तो कोई आवश्यकता नहीं है मुझे यहाँ पर बताने की। आप लोग बनाएंगे ज़रूर, क्वेश्चन के आंसर ज़रूर लिखेंगे, फिगर ज़रूर नोट करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होगा, प्रैक्टिस होगी। चौथा क्वेश्चन आता है कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2-2 प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। 2-2 कार्यों का वर्णन करना है, वृषण और अंडाशय के। तो वृषण के हम 2 कार्यों का बता दें कि वृषण में उपस्थित जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणु जनन के माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, एक कार्य हो गया। दूसरा, वृषण के अंदर सर्टोली कोशिकाएं इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा एक और जान लीजिए कि वृषण के अंदर उपस्थित लीडिक कोशिका या अंतराली कोशिका से नर हार्मोन एंड्रोजन्स का स्राव होता है, और ये हार्मोन नर में द्वितीयक बाह्य लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करते हैं। ठीक, तो वृषण के 3 कार्य बता दिए। अंडाशय के भी कार्य देख लीजिए। तो अंडाशय में जनन कोशिका अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण करती है, एक कार्य हो गया। दूसरा, अंडाशय के अंदर ग्राफिन पुटिका द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन मादा में बाह्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। तीसरा, अंडाशय में विकसित संरचना कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
निषेचन के पश्चात गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में सहायता करता है जिससे अंतरोपण की क्रिया हो सके। ठीक, तो ये 3 कार्य हो गए वृषण के और अंडाशय के। नोट कर सकते हैं इसका आंसर। तो पहला आप लिखेंगे इसमें हेडिंग डाल के वृषण के कार्य, और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि वृषण में उपस्थित जनन कोशिका द्वारा शुक्राणु जनन के माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा, वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तीसरा, वृषण में पाई जाने वाली लीडिक कोशिका या अंतराली कोशिका से स्रावित हार्मोन एंड्रोजन नर में वाह्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। फिर आप हेडिंग डालेंगे अंडाशय के कार्य, और अंडाशय के कार्य में पहला पॉइंट लिखेंगे कि अंडाशय में उपस्थित जनन कोशिका द्वारा अंड जनन के माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा, अंडाशय में विकसित ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्राव होता है जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। तीसरा लिखेंगे कार्य अंडाशय का कि अंडाशय में विकसित संरचना कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है जो निषेचन के पश्चात अंतरोपण में सहायता करती हैं। बस। पांचवा आता है शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करें। तो मैंने बताया था कि वृषण में लगभग 250 वृषणीय पिंडक यानी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिका के अंदर जनन कोशिकाएं होती हैं जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। साथ ही साथ शुक्रजनक नलिकाओं में सर्टोली कोशिकाएं भी जगह जगह पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और जनन कोशिकाओं को भी पोषण प्रदान करती हैं। वृषणीय पिंडक में शुक्रजनक नलिका के अतिरिक्त लीडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एंड्रोजन्स का स्राव करती हैं जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। तो आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे शुक्रजनक नलिका और डैश करके लिखेंगे कि प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषणीय पिंडक यानी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के अतिरिक्त वृषणीय पिंडक में अंतराली कोशिका या लीडिक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो नर हार्मोन एंड्रोजन का स्राव करती हैं। ये हार्मोन नर में द्वितीयक बाह्य लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। अगली लाइन से लिखेंगे कि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित संरचना होती है। इसकी भीतरी परत को जनन एपिथीलियम यानी जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं जिसका निर्माण जनन कोशिकाओं से होता है। इसके मध्य स्थान स्थान पर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर आगे लिखेंगे कि जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा सर्टोली कोशिका इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। बस ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट आता है कि शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो शुक्र जनन का मतलब क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया आपको टॉपिक में बताया गया है अध्याय 3 में। तो आपने अगर नोट किया है तो वहाँ से इसको लिख लेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखवाएंगे नहीं। शुक्र जनन प्रक्रिया में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है? तो वृषण में लगभग 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं और प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है। शुक्रजन नलिका में अंदर एक भीतरी परत होती है जिसे हम जनन एपिथीलियम कहते हैं जो जनन कोशिकाओं से बनती हैं। इन जनन कोशिकाओं में सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन होता है और इनसे बनती हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होता है जिससे बनती है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है जिससे बनता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है जिससे 4 स्पर्मेटिड बनते हैं और 4 स्पर्मेटिड जिन्हें हिंदी में शुक्राणु प्रशु कहते हैं। ये स्पर्मेटिड शुक्र कायांतरण प्रक्रिया यानी स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं शुक्राणुओं में और ये शुक्राणु जाकर सर्टोली कोशिका में धस जाते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो ये था शुक्रजन की प्रक्रिया। आप वहाँ से लिख लेंगे जहाँ पर आपको बताया गया है। 7वां आता है कि शुक्रजनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोनों के नाम बताएं। तो शुक्रजन प्रक्रिया के नियमन में मुख्य रूप से 4 हार्मोन शामिल होते हैं।
एक तो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और तीसरा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंड्रोजन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये GnRH पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, जिससे निकलता है LH और FSH। LH और FSH वृषण में बदलाव को प्रेरित करते हैं, जिससे शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। और एंड्रोजन्स जो है वो वाह्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकास करता है। 8वां आता है शुक्र कायांतरण एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। हो सकता है आपके बुक में यहाँ पर शुक्र कायांतरण न लिख के शुक्राणु जनन लिखा है, तो वहाँ पर उसे काट देंगे, शुक्राणु जनन नहीं होगा, शुक्र कायांतरण होगा। आप अगर NCERT की इंग्लिश बुक को देखेंगे तो वहाँ पर इस पर मियोजेनेसिस लिखा है, और इस पर मियोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्र कायांतरण। इस पर मियोजेनेसिस। वीर्य सेचन मतलब इंसेमिनेशन। तो इस पर मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, शुक्र कायांतरण का मतलब क्या होता है? तो जो शुक्राणु प्रसु बनते हैं, शुक्राणु प्रसु यानी स्पर्मेटिड जो बनते हैं, वे बाद में शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी शुक्राणु प्रसु का शुक्राणु में परिवर्तन क्या कहलाता है? शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, वीर्य सेचन किसे कहते हैं? चूंकि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। तो वृषण से वे आगे बढ़ते हैं शुक्राणु, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं वीर्य सेचन। यानी वृषण में शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी के द्वारा आगे बढ़ते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं वीर्य सेचन। यानी शुक्रजनक नलिका से शुक्राणुओं का सहायक नलिकाओं में आना ही वीर्य सेचन प्रक्रिया कहलाती है। यानी आपको समझ में आया कि शुक्र कायांतरण क्या कहलाता है? शुक्राणु प्रसु का शुक्राणु में परिवर्तित होना। यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो शुक्राणु प्रसु होता है उसके पास फ्लैजिला नहीं होता, वो तो बेचारा गोल सा होता है और आंचल होता है। यानी ये क्या होता है? गोल और आंचल होता है। आंचल मतलब नॉन मोटाइल, चल सकने में सक्षम नहीं होता। अब जब इसमें पूंछ वगैरह आ जाती है, यानी ये जब शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्र कायांतरण। यानी हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि गोल कौमा अचल शुक्राणु प्रसु का चल शुक्राणुओं यानी मोटाइल स्पर्म में परिवर्तित होना शुक्र कायांतरण कहलाता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे शुक्र कायांतरण की परिभाषा कि गोल कौमा अचल शुक्राणु प्रसु का चल शुक्राणु यानी मोटाइल स्पर्म में परिवर्तित होना शुक्र कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। वीर्य सेचन की परिभाषा क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन, और इसमें लिखेंगे शुक्र कायांतरण के पश्चात मुक्त शुक्राणु के शीर्ष सर्टोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि शुक्रजन नलिका के स्तर से शुक्राणुओं के उनकी गुहा में मोचित होने की प्रक्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। यानी शुक्राणु से उनकी आगे की गुहा में मोचित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीर्य सेचन कहलाती है। नेक्स्ट आता है शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए, जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। शुक्राणु में 4 भाग होते हैं। एक होता है शीर्ष भाग, यहाँ पर हम ऐसे टेम्परेरी बना रहे हैं, और गर्दन होता है नेक, और एक बड़ी फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, ये शीर्ष है। शीर्ष में ऊपर की ओर होता है एक्रोसोम, अंदर न्यूक्लियस, यानी ये शीर्ष भाग है। ये है ग्रीवा यानी नेक, ये है मध्य भाग, और ये है पूंछ। 4 भाग होते हैं। बनाइएगा अपने कॉपी में कहीं से देखकर, जहाँ पर हमने अध्याय 3 में शुक्राणु के बारे में बताया, वहाँ पर फिगर भी बनाया था। मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब बातें ध्यान रखेंगे कहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सर्पिलाकार में व्यवस्थित होती हैं।
ठीक है। कुछ ऐसी संरचना होती है, तो वहाँ पर बना लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि शुक्रिय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संघटक क्या हैं, यानी जो शुक्रिय प्रद्रव्य निकलता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्रमुख रूप से शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। शुक्रिय प्रद्रव्य में पाया जाता है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कॉमा कैल्शियम व कुछ एंजाइम्स। ठीक, नोट कर लीजिए कि शुक्रिय प्रद्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कैल्शियम व कुछ एंजाइम। नेक्स्ट आता है कि पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के कार्य क्या हैं, यानी जो पुरुष की सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं। शुक्रवाहिका, अधिवृषण, वृषणजालिका, शुक्रवाहिनियाँ, ये हैं सहायक नलिका। ग्रंथियों में कौन कौन सी हैं। शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। इनके कार्य पूछा जा रहा है कि इनके कार्य क्या हैं। तो सहायक नलिकाओं का कार्य क्या है। सहायक नलिकाओं का कार्य है वृषण में बने शुक्राणुओं को शरीर से बाहर तक स्थानांतरण करना। सहायक नलिकाओं में कौन कौन से आते हैं। शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और स्खलन वाहिनी। तो आप हेडिंग डाल के नोट करेंगे। हेडिंग क्या है, ऐसे ही डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे कि पुरुष की सहायक नलिकाओं का कार्य, और इसमें लिखेंगे कि सहायक नलिकाएं वृषण में बनी शुक्राणुओं को शरीर से बाहर तक स्थानांतरण का कार्य करती हैं और ये निम्न होती हैं। सीरियल से लिखेंगे। पहला इस तरह से कि शुक्र वाहिकाएं डैश अधिवृषण डैश शुक्र वाहिनियां डैश मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा डैश स्खलन वाहिनी यानी इजैकुलेटरी डक्ट। बस। नेक्स्ट आता है अंडजनन क्या है। अंडजनन प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो अंडजनन का मतलब क्या है, मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। इसकी संक्षेप में व्याख्या करनी है तो इसके बारे में भी बताया गया है, यहाँ पर हम विस्तार नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा बस उन्हीं के आंसर्स मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा। बाकी ये सब चीज़ें बताई गई हैं, हेडिंग वाइज लिखवाया भी गया है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो अंडजनन की प्रक्रिया क्या है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होना। अब आप कहाँ से लिखेंगे, जहाँ आपको लिखवाया गया है अध्याय 3 के टॉपिक में। बस ये हो गया 12 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित आरेख बनाएं। अंडाशय यानी ओवरी। तो हमने अपने अध्याय 3 में जितने भी अंडाशय के फिगर बनाए हैं वे सभी के सभी अनुप्रस्थ काट ही हैं। तो आप उनमें से कोई भी फिगर बना सकते हैं। एनसीईआरटी से बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो आप जो मैंने बनाया था अंडाशय का फिगर वो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है 14। ग्राफियन पुटक का एक नामांकित आरेख बनाएं। ग्राफियन पुटक का एक नामांकित आरेख। आपको पता है कि ग्राफियन पुटक की एक खास बात ये होती है कि उसमें एक खाली केंद्रीय गुहा पाई जाती है जिसे एंट्रम कहते हैं। आइए देखते हैं ग्राफियन पुटक की संरचना कैसी होती है। इसके सबसे बाहर कोशिका का एक स्तर जिसे थीका फोलिकुलाई कहते हैं। ये है थीका फोलिकुलाई। इसके अंदर कई कोशिकाओं के स्तर होते हैं जिन्हें मेम्ब्रेना
ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स। चूँकि ये फिगर हमने बनाया नहीं था किसी भी टॉपिक में, बनाया भी था तो छोटा था वो फिगर। इसके अंदर पाया जाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक, ठीक। द्वितीयक अंडक के चारों ओर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं का अस्तर होता है जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। यानी ये क्या है? अस्तर, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर पाया जाता है, जोना पेल्यूसिडा के बाहर पाया जाता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा अस्तर है, यहाँ पर कोरोना वायरस मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये है कोरोना रेडिएटा अस्तर। कोरोना रेडिएटा, बस ये है कंप्लीट फिगर। और इसमें बहुत सारे जगह जगह पर, सॉरी जगह जगह पर नहीं, बीचों बीच क्या होता है? खाली गुहा पाई जाती है। इस खाली गुहा को क्या कहते हैं? एंट्रम कहा जाता है। यानी ये जो गुहा है, जो तरल से भरी गुहा होती है, इस गुहा को हम क्या कहते हैं? एंट्रम। बस ये है कंप्लीट फिगर ग्राफियन फॉलिकल का। ठीक, बना लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित के कार्य बताइए। 15वां, जिसमें यहाँ पर 5 पॉइंट हैं। पीत पिंडक यानी कार्पस ल्यूटियम का कार्य बताना है। गर्भाशय अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम का कार्य बताना है। अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम का कार्य बताना है। शुक्राणुपुच्छ यानी स्पर्म टेल का कार्य बताना है। झालर यानी फिम्बरी का कार्य बताना है। बहुत ईजी है और आपको पता भी होंगे इनमें से बहुत सारे, जैसे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या है? ग्राफियन पुटिका जब फटती है उससे सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है तो ग्राफियन पुटिका फिर नष्ट होने लगती है। Degenerating Graphian follicle is called carpus luteum and carpus luteum release a hormone named progesterone which is necessary for the endometrium lining। तो कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, ये हो गया उसका कार्य। गर्भाशय अंतःस्तर का कार्य क्या है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या करती है? ब्लास्टोसिस्ट के अंतरोपण में सहायता करती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही ब्लास्टोसिस्ट का अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है। अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम का कार्य बताइए। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, या इसे हम हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कहते हैं, जैसे जोनालाइसिन वगैरह पाई जाती है, जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करती है। शुक्राणुपुच्छ का कार्य क्या है? स्पर्म टेल। तो स्पर्म टेल का कार्य क्या है? शुक्राणु को गति प्रदान करना, शुक्राणु के चलने में सहायता करता है। झालर का कार्य क्या है? तो झालर फैलोपियन नलिका के कीपक भाग में पाया जाता है। कीपक यानी इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पर अंगुली सदृश संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडाशय से मोचित जो अंडाणु होता है उसको पकड़ने में झालर सहायता करता है। तो सभी को बारी बारी से हेडिंग डाल के लिख लेंगे। पहला आप हेडिंग डालेंगे पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम। इसमें आप लिखेंगे पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम में कि यह ग्राफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग के पश्चात फॉलिकुलर कोशिका
व रक्त थक्के से बनी पीले रंग की एक ग्रंथिल संरचना है। और लिखेंगे इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इन्हिबिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भ्रूण के अंतर्रोपण अर्थात सगर्भता तथा अपरा के निर्माण में सहायक होता है। बस। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम, और इसमें आप लिखेंगे गर्भाशय अंतःस्तर भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में अंतर्रोपण, अपरा के निर्माण व सगर्भता को बनाए रखने में सहायक होता है या आवश्यक होता है। तीसरा हेडिंग डालेंगे अग्रपिंड क्या एक्रोसोम। लिखेंगे शुक्राणु के शीर्ष पर गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय से बनी थैलीनुमा संरचना अग्रपिंडक कहलाती है। इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अंडाणु के रक्षात्मक आवरण जोना पेलिसुडा को भेद सकने में सक्षम होते हैं, और इस प्रकार से अग्रपिंडक शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शुक्राणु पुच्छ या स्पर्म टेल। लिखेंगे शुक्राणु पुच्छ शुक्राणु को अंडाणु के निषेचन के लिए फैलोपियन नलिका तक पहुंचने में गतिशीलता प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे झालर या फिम्बरी। लिखेंगे फैलोपियन नलिका के कीपक भाग में अंगुली सदृश संरचना पाई जाती है जिसे झालर कहते हैं, या झालर रोमा भी यानी सिलिएटेड होता है। लिखेंगे कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणुओं को पकड़ने में ये झालर सहायता करते हैं। बस ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन जो कि है सही या गलत कथनों को पहचानना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला लाइन कहता है कि एंड्रोजन्स का स्रावण सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है, तो क्या यह सही है? नहीं, एंड्रोजन्स का स्रावण तो लीडिक कोशिका द्वारा होता है, यानी ये क्या है? गलत है। ठीक है। दूसरा, शुक्राणु को सर्टोली कोशिका से पोषण प्राप्त होता है, तो ये सही है क्योंकि सर्टोली कोशिका से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है, ये आंसर सही है। ठीक है। लीडिक कोशिकाएं, तीसरा कहता है कि लीडिक कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं। लीडिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं, यानी ये क्या है? कॉलम गलत है। नेक्स्ट, लीडिक कोशिकाएं एंड्रोजन्स को संश्लेषित करती हैं। लीडिक कोशिका या अंतराली कोशिका एंड्रोजन का संश्लेषण करती हैं, ये सही है। ठीक। अंडजनन पीतपिंड में संपन्न होता है। अंडजनन पीतपिंड में संपन्न होता है, कार्पस ल्यूटेम में। सही है? नहीं, ये गलत है क्योंकि अंडजन की प्रक्रिया अंडाशय में संपन्न होती है, कार्पस ल्यूटेम में नहीं। नेक्स्ट, सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र बंद होता है। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के समय कह रहे हैं कि आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। सही है? सही है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, जो हर महीने 28 दिन 29 दिन पर जो रिपीट होता है साइकिल, वो बंद हो जाता है। तब तक जब तक कि बच्चे का उत्पन्न ना हो जाए, बच्चा पैदा ना हो जाए, और उसके बाद 3-4 महीने के बाद से फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट आता है योनिच्छद की उपस्थिति यानी हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। यानी फीमेल्स में हाइमन का प्रेजेंट होना, योनि के द्वार पर एक पतली झिल्ली होती है, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति उसकी वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है, या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत होता है? नहीं, विश्वसनीय संकेत नहीं होता। यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं होता क्योंकि मादाओं में योनिच्छद यानी हाइमेन कभी कभी साइकिल चलाते समय, घोड़े पे घुड़सवारी करते समय, खेलने कूदने से वो फट सकता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है वो एकदम सही है कि इसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं होता, यानी ये लाइन सही है पूर्ण रूप से। ठीक। बस ये क्वेश्चन हो गया 16 जो कि सही और गलत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र को कौन से हार्मोन से नियंत्रित करते हैं?
तो ये एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में आपको क्लास में बताया गया है अध्याय 3 के। तो आर्तव चक्र के बारे में आप वहाँ से पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं आर्तव चक्र क्या है और आर्तव चक्र को कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। सारे हार्मोन्स की क्रियाविधि भी बताई गई थी वहाँ पर। आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन या 29 दिन पर मादाओं में रिपीट होता रहता है और उसके मध्य में एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, तो उसको वहाँ से नोट करेंगे। 18 आता है प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। सिंपल है, इसको भी बताया गया है कि प्रसव मतलब पार्चुरेशन यानी शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। गर्भाशय का जो पेशी स्तर होता है उसमें तीव्र संकुचन होता है और उसके कारण जो नवजात शिशु है वो गर्भाशय से बाहर आ जाता है, इसी को प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं। प्रसव का जो संकेत है, प्रथम संकेत, वो पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से आता है। इसे हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, या ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है। और ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा गर्भाशय पेशी स्तर पर तीव्र संकुचन को प्रेरित करती है जिससे गर्भ बाहर आ जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि प्रसव क्या है, तो आप लिखेंगे कि गर्भाशय की पेशी स्तर में तीव्र संकुचनों के कारण नवजात शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है, इसे शिशु जन्म या प्रसव पार्चुरेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे कि प्रसव पीड़ा का प्रथम संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपरा से उत्पन्न होता है या ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा गर्भाशय पेशी स्तर में और अधिक संकुचन को प्रेरित करता है जिससे नवजात शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाता है। बस नेक्स्ट आता है कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताओ कि यह सही है या नहीं, और सही है तो क्यों, और सही नहीं है तो क्यों। ठीक है, तो इसके बारे में भी बताया गया था कि मानव में पुरुष और मादा में जो गुणसूत्र है वो थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, जिनमें से 44 दैहिक कहलाते हैं, जो कि नर व मादा में क्या होती हैं, समान होती हैं। लेकिन जो आखिरी 2 गुणसूत्र होता है उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और जो कि नर व मादा में भिन्न होता है। क्या होता है, नर में और मादा में क्या होता है, नर में होता है नर में X और Y होता है, मादा में XX होता है। इनसे जब युग्मक बनते हैं तब ऐसे नहीं लिखेंगे 44 प्लस XY 44 प्लस XX, इनमें जब युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री भाजन होता है जिससे 44 प्लस X और 44 प्लस Y जाता है। ठीक है, और इनमें जब युग्मक बनते हैं, कहाँ मेरा दिमाग है, 22 होगा, 22 प्लस X और 22 प्लस X। ठीक है, यानी जो नर हैं उनमें लिंग गुणसूत्र भिन्न होते हैं। इससे 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक X प्रकार का और एक Y प्रकार का युग्मक। लेकिन मादा में देखिए दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, इसलिए दोनों अंडाणु या जितने भी अंडाणु बनते हैं सभी के सभी X प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु से फ्यूज करे। अगर ये इससे फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, 22 और 22 क्या हो जाएंगे, 44 प्लस X और यहाँ से X, यानी ये क्या बनेगी, 44 प्लस XX क्या होती हैं, मादा, यानी मादा शिशु बनेगा। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, 22 प्लस 22 कितना हो गया, 44 प्लस X और X। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, 44 प्लस X पहले लिखेंगे, Y बाद में, XY। अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा, 44 प्लस XY। यानी 100% में से चांसेस क्या होते हैं,
50% मादा बनने के और 50% नर बनने के। निषेचन के पश्चात 50% चांस होता है कि वो मादा बने और 50% नर। नर का बनना किस पर डिपेंड करता है? नर का बनना वाई गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, और वाई कहाँ पाया जाता है? नर में। यानी हम क्या कह सकते हैं कि लड़के का उत्पन्न होना पिता पर डिपेंड करता है, लड़की का भी उत्पन्न होना पिता पर डिपेंड होता है। यानी पिता का ही गुणसूत्र तय करता है कि वो नर होगा या मादा। ठीक है, अगर पिता का X गुणसूत्र आता है तो मादा बनेंगी, अगर पिता का Y गुणसूत्र आता है तो नर बनेंगी। मादा का कोई भी रोल नहीं होता। मादा तो दोनों के दोनों अंडाणु समान होते हैं, वो X ही प्रकार के होते हैं, उसमें मादा का रोल कोई नहीं होता। मादा में लड़के उत्पन्न होंगी या लड़का उत्पन्न होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पुरुष का गुणसूत्र। अगर पुरुष का X गुणसूत्र आता है तो लड़की उत्पन्न होती है, और पुरुष का यदि Y वाला गुणसूत्र आता है तो लड़का उत्पन्न होता है। यानी ये पूर्ण रूप से गलत है कि मादा या महिला को लड़की उत्पन्न होने में उसे दोषी ठहराया जाए, यह पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं और 23वां जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में XX व पुरुषों में XY होता है। युग्मक जनन द्वारा स्त्रियों के अंडाशय में उत्पन्न होने वाले सभी अंडाणु 22+ X गुणसूत्र वाले होते हैं, जबकि पुरुष के वृषण में उत्पादित शुक्राणु 50% 22+ X प्रकार के तथा 50% 22+ Y प्रकार के गुणसूत्र वाले होते हैं। इसी कारण स्त्रियों को समयुग्मकी तथा पुरुषों को विषमयुग्मकी कहते हैं। अब आगे लिखेंगे कि यदि निषेचन के समय नर का 22+ X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ समेकित होता है तब मादा शिशु का जन्म होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जीनी संरचना 44+ XX होगी। यदि 22+ Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को समेकित करता है, अंडाणु से समेकित करता है, तब नर शिशु का जन्म होता है, क्योंकि इसकी जीनी संरचना 44+ XY होगा। बस आखिरी क्वेश्चन आता है कि एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्वि अंडज यमज थे? यहाँ पर लिखा है एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं। तो सामान्यतः मानव अंडाशय से प्रत्येक माह केवल एक अंडे का मोचन होता है। ठीक, तो प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक अंडे का ही उत्सर्जन होता है। आगे लिखा है कि यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? यदि माता ने समरूप मतलब आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल कब होंगे? जब ये क्या हो? मोनोजाइगोटिक हो, मोनोजाइगोटिक। तो यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? एक ही अंडा मोचित हुआ होगा। वो एक अंडा जब शुक्राणु से मिला, निषेचन हुआ, युग्मनज बना। युग्मनज में प्रथम विदलन के दौरान कोशिकाएं पूर्ण रूप से अलग होकर स्वतंत्र हो गई और दोनों कोशिकाएं अलग अलग भ्रूण बना ली, जिससे समरूप जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अब आगे कह रहा है क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? अब द्विअंडज यमज क्या होता है? जब दो अंडाणु एक साथ उत्सर्जित होते हैं और उनका अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचन होता है तो इसे हम द्विअंडज यमज कहते हैं। तो ऑफ कोर्स उत्तर बदलेगा, अगर द्विअंडज यमज थे तब मतलब कि अंडाशय से दो अंडाणु का उत्सर्जन हुआ है। आप इसको लिखेंगे कि मानव स्त्री में प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडाशय से एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। आगे लिखेंगे कि एक अंडाणु का
निषेचन शुक्राणु के साथ होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज में प्रथम विदलन के फलस्वरूप दोनों ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर दो भ्रूण बना लेते हैं। इससे समरूप जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। अतः समरूप जुड़वा बच्चे एक ही युग्मनज से उत्पन्न होते हैं। अर्थात समरूप जुड़वा बच्चों के पैदा होने में एक ही अंडाणु का उत्सर्जन होता है। फिर आगे लिखेंगे कि जब अंडाशय से दो अंडाणु का उत्सर्जन होता है और यदि दोनों अंडाणु का निषेचन होता है तो इससे द्विअंडज यमज उत्पन्न होते हैं। अर्थात द्विअंडज यमज के उत्पन्न होने में अंडाशय से दो अंडाणु का उत्सर्जन हुआ होगा। बस लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, प्रश्न संख्या 21। आप क्या सोचते हैं कि एक कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है उसके अंडाशय से कितने अंडाणु का उत्सर्जन हुआ होगा? तो इसका आंसर होगा 6। देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने शायद ये बोल दिया था जुड़वा बच्चों वाले में कि कुतिया के अंडाशय से 6 अंडाणु का उत्सर्जन होता है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर तो हमने आंसर डायरेक्ट बोल दिया था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुतिया के अंडाशय से 6 ही अंडे उत्सर्जित हो। नहीं, आपने देखा होगा कि 6 से भी ज़्यादा संतान उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या शब्द यूज करेंगे? अनेक, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता। 6 भी उत्पन्न हो सकते हैं, 7 भी उत्पन्न हो सकते हैं, 8 भी उत्पन्न हो सकते हैं, 9 भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो मानव में तो एक ही सामान्यतः एक ही अंडाणु का उत्सर्जन होता है, लेकिन अनेक छोटे स्तनधारियों जैसे कुतिया वगैरह में एक मासिक चक्र में अनेक, मासिक चक्र नहीं मध्य चक्र कहेंगे, एक मध्य चक्र में अनेक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। यानी यहाँ पर अगर 6 बच्चे को जन्म दी हैं तो मतलब कि 6 अंडाणु का उत्सर्जन हुआ होगा और 6 अंडाणु का शुक्राणु के साथ निषेचन हुआ होगा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा कि जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं कि एक कुतिया ने 6 बच्चों को जन्म दिया है तो क्या उसके अंडाशय से कितने अंडाणु मोचित होंगे? तो लिखेंगे कि उसके अंडाशय से 6 अंडाणु मोचित हुए थे। लिखेंगे अनेक छोटे स्तनधारियों में अंडाशय में प्रत्येक मध्य चक्र के दौरान अनेक अंडाणु उत्सर्जित होते हैं और वे अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचन करके भिन्न भिन्न या अभिन्न भिन्न नहीं, अलग अलग संततियों को उत्पन्न करते हैं। बस ये था संपूर्ण अध्याय 3 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स। उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई हैं, यूज़फुल भी होगा। आप लोग इसे शेयर भी कर दिया करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास। तो कंप्लीट हो गया अध्याय 3, टेस्ट भी हो गया, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। अब आता है अध्याय 4 जो कि है जनन स्वास्थ्य, जिसके बारे में आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।